नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में हमने जो है अभ्युदय नाम का एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया आप सभी के लिए 69 बीपीएससी के। तो इसी संदर्भ में मैं आपके लिए आज इकोनॉमी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेकर के आया हूँ। ये लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे कि भाई कैसे जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या थीम है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैं थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बेसिक जो बातें हैं वो करूँगा इकोनॉमी से रिगार्डिंग, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक टर्म है, और फिर जो है हम आगे और सेशंस में समझेंगे कि भाई आखिर इकोनॉमी में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो इकोनॉमी में क्या पूछ रहा है, उसके पहले सबसे पहले फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप यूपीएससी की बात करोगे तो जनरली जो है हार्ड कोर इकोनॉमी से, मैक्रो इकोनॉमिक अगर मैं बोलूँ, मैक्रो इकोनॉमिक से हार्ड कोर जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन वो पूछता है, ऑफकोर्स डेटा ही पूछता है, लेकिन बीपीएससी जैसे पेपर्स में आपको जो है फैक्ट काफ़ी जो है अच्छे से याद रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यूपीएससी आपसे क्या पूछेगा कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो आखिर क्यों कॉन्स्टिट्यूट हो गई। यहाँ आपसे पूछेगा कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो रेपो रेट डिसाइड करती है वो अभी कितना चल रहा है। ठीक है, तो आपको समझना है कि भाई आखिर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑब्वियसली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे। इसके अलावा देखिए कि जनरली 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी से थोड़े बहुत जो है इंटरलिंक क्वेश्चन भी होता है। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है इसमें कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा आपसे, बहुत डेप्थ में नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हार्ड कोर कॉन्सेप्ट है उनसे क्वेश्चन कम पूछे। इसके अलावा 10 से 12 क्वेश्चन जनरली आपको मिलेगा इसमें, और जो क्वेश्चन है वो कभी कभी इंटरलिंक्ड हो सकता है आपके ज्योग्राफी से। ऑफकोर्स ज्योग्राफी में जनरली जो आप देखते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो होता है आपका पार्ट, उससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको मिले। तो हम देखते हैं फिर आखिर थीम्स क्या है भाई जिससे कि क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो गौर से देखिए आप, फिर इंपॉर्टेंट थीम की बात की जाए तो इकोनॉमिक सर्विस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है इकोनॉमी का बीपीएससी के लिए, और खास करके मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो इकोनॉमिक सर्वे है। खास करके बिहार का आपको अच्छे से पढ़ना है और इंडिया का भी अच्छे से पढ़ना है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे से आपको बेसिक तो आइडिया लगता है कि आखिर क्या चल रहा है, किस चीज़ पे बात हो रही है, लेकिन इसके अलावा आपको स्कीम्स का भी इसमें आइडिया मिल जाता है कि भाई कौन सी जो है स्कीम फोकस की गई है। अब उस स्कीम से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कितने मीटर का, कितने किलोमीटर का जो है एनएच प्लान हुआ है, वो आपसे सीधे इसी से उठा करके पूछ। ठीक है, कौन सी स्कीम जो है फोकस एरिया में आखिर आ रही है या फिर जो है काफ़ी चर्चा में है, वो जो है आप इकोनॉमिक सर्वे को देखो आपको मिलेगा। तो आपके कुछ कुछ ऐसे, मतलब आप कह सकते हो कि जो फैक्ट्स हैं या डेटा हैं वो आपको इसमें अच्छे से जा करके याद करना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई चारा नहीं है। और काफ़ी जो है वो क्या करता है कि पास में ऑप्शंस देता है बीपीएससी, जिससे आपके कंफ्यूज हो तो आपको एक्यूरेटली याद करना पड़ेगा। अप्रॉक्स में आप नहीं खेल सकते, यहाँ पे आपको एकदम जो है एक्यूरेट डेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही करीब करीब का जो है आपको ऑप्शन सेट करता है। बिहार में भी सेम केस है। बिहार में भी आप और गौर से देखो, उसका इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और इसमें भी आप देखोगे कि इससे बहुत सारे स्कीम्स क्या क्या चल रही हैं इंपॉर्टेंट का आइडिया आपको। ठीक है, चलिए सेम केस जो है बजट के साथ है। बजट से भी जो है भर भर के क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, और इसमें दोनों ही चीज़ें लागू होती हैं फिर से इंडिया और। तो आपको ये भी जो है अच्छे से फोकस करना है, और मैं आपको ऑब्वियसली कराऊंगा लास्ट में, जो हमारा लास्ट सेशन होगा, सेकंड लास्ट सेशन होगा, उसमें अच्छे से हम लोग जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे करेंगे। और चूंकि डेटा है तो मैं लास्ट में इसलिए और करवा रहा हूँ कि आपको ध्यान रहे पेपर के आस। इसके अलावा 5 ईयर प्लान और नीति आयोग, नीति आयोग तो चलिए बहुत लिमिटेड क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन 5 ईयर प्लान जो है काफ़ी एक ब्रॉड कह सकते हैं आप टॉपिक है। और इसमें जो है मैं अच्छे से, मैंने ऑफकोर्स जो पहला वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था, और अभी फिर से बोल रहा हूँ कि एफवाईपी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, आप इसको छोड़ ही नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद से मनी एंड बैंकिंग से क्वेश्चन आपका आता है। अब बैंकिंग में आपसे क्या पूछेगा, बीपीएससी ये पूछेगा भाई आरबीआई ने किसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ठीक है, वैसे हार्ड कोर बैंकिंग से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि आरबीआई ने किसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, या आरबीआई ने जो है किस पे इतना का पेनल्टी लगा दिया, समझ रहे हैं आप। या इसके अलावा कौन जो अपने गवर्नर हैं, क्या अपना जो है रेपो रेट चल रहा है,
मॉनेटरी पॉलिसी में ऑफ कोर्स मनी एंड बैंकिंग, इन सब में जो है यही सब क्वेश्चन पूछे आपसे जाए। इसके अलावा आप देखिए कि भाई गवर्नमेंट स्कीम से जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी स्कीम जो कि इकोनॉमिक क्या रखती हैं, सिग्निफिकेंस रखती हैं, वो जो है आपसे पूछ सकता है बीपीएससी। इसके अलावा पॉवर्टी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अनएम्प्लॉयमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और नेशनल इनकम से आपसे क्वेश्चन, ठीक है, कि भाई गरीबी की जो दर है ये पूछ रखा है बहुत बार कि भाई कैसे डिसाइड होता है, जो बीपीएल का आप कहते हो ना कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, कितने रुपए पे डिसाइड होता है, कौन सी कमिटी जो है इन्वॉल्व है इसमें, ये सभी। अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका रेट, मतलब आप सॉरी रेट मैं बोल रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट जो है आप कहे हुए कि जो चल रहा है अभी इंडिया में ऊपर नीचे होते जा रहा है, उसका जो है क्या ट्रेंड है। तो आपको कोई भी एक मंथ दे देगा लेटेस्ट, और उसमें पूछा है कि भाई इस समय पे इस रिपोर्ट के अनुसार कितना अनएम्प्लॉयमेंट था। तो कुछ कुछ रिपोर्ट्स भी मैं बताऊंगा जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को ट्रैक करते रहती हैं साल भर। इसके अलावा नेशनल इनकम से ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम। बिहार का आप देखेंगे अब इकोनॉमिक सर्विस में पर कैपिटा इनकम पूछता है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप गौर से देखो कि भाई इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है इनसे जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। इनमें कुछ कुछ चीज़ें पूछ सकता है कि भाई एस्टेब्लिश कब हुआ, सबसे पहला। इसके अलावा आप पूछ सकता है इससे कि भाई कौन सा एक मेजर रिपोर्ट ये निकालता है, अब उसमें कंट्रीज की रैंकिंग ये पूछ सकता है। इसके अलावा पूछ सकता है कि भाई डायरेक्टर जनरल या प्रेसिडेंट कौन है। आप समझ रहे हैं, अगर नया अपॉइंटमेंट इनमें से किसी का हुआ है तो आपको ये सभी चीज़ें भी जो है ध्यान में रखनी है। तो ये मेनली थीम्स हैं जिनसे कि रेगुलर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। थीम्स का मतलब ये है कि इन सारे टॉपिक्स से ही ब्रॉडर वे में अगर बात करें तो क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो भाई थोड़ा इकोनॉमिक्स ही समझते हैं कि क्या है इकोनॉमिक्स। तो अगर सिंपलेस्ट वे में बोला जाए, यहाँ पे इकोनॉमिक्स का जो मैंने डिफिनेशन दिया है वह है कि इकोनॉमिक्स वो है जिसमें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। अब जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, जैसे मतलब ऑब्वियसली कुछ भी हो सकती है, लेकिन सिंपल डिफिनेशन फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी का अगर हम समझे कि भाई यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई कार्य हो रहा है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई वहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है। मनी जहाँ भी इन्वॉल्व होगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। अब एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि आपके घर में हमारी ऑब्वियसली जो आपकी वाइफ काम कर रही है, हम लोग के घर में हमारी जो है माँ काम करती हैं, तो उनको कोई वहाँ पे पैसा मिलता है, तो इसीलिए उनका जो काम है वो अकाउंट नहीं होता है इकोनॉमिक। आप समझ रहे हैं बात, क्योंकि वहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, कोई किसी को पैसा ले या दे, ठीक है। तो इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी वो चीज़ होती है जिसमें कि पैसा इन्वॉल्व। एग्जाम्पल के लिए आप जॉब, जब ऑब्वियसली गेटिंग ए जॉब, जब आपको जॉब मिलता है या किसी को आप जॉब दे रहे हैं या कोई एक सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, इन सभी में मनी का ट्रांजैक्शन है, तो इसलिए ये सभी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, और इसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब जो है मेजर इसका डिवीजन किया, इकोनॉमिक्स का जो है मेजर जो डिवीजन किया गया उसमें बोला गया कि भाई दो तरीके से हम जो है इकोनॉमी को समझ सकते हैं। एक तरीका यह है कि हम ब्रॉडर वे में समझें, उसको हमने बोला कि भाई चलो इसको हमने बोलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमी। दूसरा तरीका यह कि हम माइन्यूटली जो है स्टडी करें इकोनॉमी को, उसको बोलते हैं हम, सिंपल है। और सिंपलेस्ट वे में मैंने आपके लिए एग्जांपल दिया इसमें कि भाई अगर कोई जंगल की बात कर रहे हैं हम, तो वह बातचीत होगी माइक्रो के तरीके से, लेकिन एक उस जंगल में इंडिविजुअल ट्री की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, तो उसकी एनालिसिस हम करेंगे माइक्रो के थ्रू। अब समझ में आया कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जब हम डील करेंगे अपनी अर्थव्यवस्था का तो वो कहलाएगा आपका मैक्रो, ठीक है, और छोटे छोटे जब आप एलिमेंट डील करिएगा अर्थव्यवस्था का उसको बोलेंगे माइक्रो। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जीडीपी की हम एनालिसिस कर रहे हैं पूरे देश की, तो ऑब्वियसली पूरे देश का हम क्या कर रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देख रहे हैं, भाई कैसे बिहेव कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, जो भी है देखते हो आप लोग जीडीपी ग्रोथ है, तो उसकी जो स्टडी है वो क्या है, मैक्रो है। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में डिमांड सप्लाई का एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई इसका डिमांड जो है घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो उस सिचुएशन में
उस सिचुएशन में आप गौर से देखिए, वो आपकी माइक्रो एनालिसिस है, क्योंकि आप पर्टिकुलर सेक्टर का डिमांड सप्लाई का जो है ग्राफ जो है वो देख रहे हैं और उसके हिसाब से आप प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, इन सब चीज़ों को एनालाइज। तो मैक्रो और माइक्रो में यही अंतर होता है। जनरली जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सॉरी, वो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे डिमांड किया जाता है कि आप हार्ड कोर इकोनॉमिस्ट मत बनिए, आपको पूरा ओवरऑल जो है थोड़ा बहुत ओवरव्यू पता होना चाहिए अपने इकोनॉमी का, ठीक है। इसीलिए आपसे जीडीपी, जीएनपी, ये सभी चीज़ें जो है बड़े जो आप कह सकते हैं जो पिक्चर देते हैं इकोनॉमी का, वो सभी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। अगला देखो कि भाई कुछ कुछ थियरीज हैं जो कि पूछता है बीपीएससी। इसमें बीपीएससी आपसे पूछेगा नहीं कि क्या है, कभी कभी पूछ सकता है, लेकिन कौन दिया था, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए कि क्या होता है, ये आपको पूछ सकता है इसमें, ठीक है। तो कह रहा है पहला ही आपका है पॉलिटिकल इकोनॉमी, जैसा कि नाम से ही है कि इसमें क्या है, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल एंगल इन्वॉल्व है, ठीक है। तो गौर से देखो, यही ये बोल रहा है कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स उन सभी चीज़ों को डील करता है, राजनीति, अर्थव्यवस्था जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उन सभी चीज़ों को डील करता है जिसमें कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों ही क्या होते हैं, एक साथ स्टडी करने होते हैं। सिंपल सी बात है कि भाई आप दोनों चीज़ों को एक साथ अगर स्टडी कर रहे हो और फिर आप देख रहे हो कि उससे जो है अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित हो रही है, या अर्थव्यवस्था के चलते पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत कैसे प्रभावित हो रही है, वही क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमी। मैं एग्जांपल दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आप ये समझो कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों एक दूसरे को जो प्रभावित करते हैं, उसी स्टडी को पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है जी। अब इसमें हम समझते हैं कि होता क्या है कि इस चीज को जब हम स्टडी करते हैं तो ये देखते हैं कि कैसे जो है पब्लिक पॉलिसी, ऑफ कोर्स पब्लिक पॉलिसी किसको इम्पैक्ट करेगी, किसको करेगी, पॉलिटिकल डिसीजंस को, पॉलिटिक्स को, और वो पब्लिक पॉलिसी में फिर पैसे का बहुत बड़ा रोल है, तो वहां पे आ गया इकोनॉमिक्स। समझते हैं इसको। जैसे मान लो कि लैंड रिफॉर्म जो है एक पॉलिटिकल डिसीजन था, आप सभी को याद है लैंड रिफॉर्म, नेहरू जी ने आते ही लैंड रिफॉर्म जो है वो इनिशिएट किया था। जमींदारी की जो प्रथा चली आ रही थी उसको बैन किया ना, जमींदारी एबोलिशमेंट एक्ट आप लोग पढ़िएगा। फिर से जो है स्लीव ऑफ रिफॉर्म्स आए लैंड रिफॉर्म में। क्या क्या आया भाई, टेनेंसी आया, चकबंदी आया, लैंड कंसोलिडेशन, सब की बातचीत होती रहती है, सीलिंग एक्ट आया। तो ये सभी जो एक्ट आए धीरे धीरे, उसके चलते उसका मेन मकसद क्या था कि भाई रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का यहाँ पे मतलब क्या है कि भाई मान लो कि कोई जो है जमींदार है, उसके पास ढेर सारा खेत है, लेकिन वो एक सिंगल पर्सन होल्ड किया हुआ है। तो इस रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में जैसे ही हमने जमींदारी एबोलिश की, सीलिंग एक्ट लगाया, टेनेंसी एक्ट को इंप्लीमेंट किया, तो इससे क्या हुआ कि जहां पे एक पर्सन जो है इतना बड़ा लैंड एक्वायर किए हुआ था, इसी को 10 लोग एक्वायर करेंगे। यही तो रीडिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई जमीन का एक बड़ा हिस्सा हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके दूसरे को दे दिया। एग्जाम्पल के थ्रू जो आप समझना चाह रहे हैं, तो जो रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है लैंड रिफॉर्म, जिससे हम करना चाह रहे थे रीडिस्ट्रीब्यूशन, और इससे जो है जस्टिस हम इंश्योर करना चाह रहे थे, वह जो है पॉलिटिकल डिसीजन था कि नहीं। नेहरू जी को जो है अपनी पॉलिटिक्स उस समय चमकानी थी किसानों के बीच में, तो उन्होंने कर दिया। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो किस पे आया, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पे, इन्वेस्टमेंट पे, और जो भी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, और इन सभी चीजों पे। आप बात समझ रहे हैं। यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि जो रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का निर्णय लिया गया लैंड रिफॉर्म के थ्रू, उसके चलते क्या हो रहा है, गौर से समझो। अब जो है पहले खेत जो है बड़े बड़े थे, एक आदमी के पास थे, तो उसके पास ये तो स्कोप था कि वो यहाँ पे इस बड़े लैंड में कुछ भी उगा सकता है, अरे कमर्शियल खेती कर सकता है ना जी बड़े लेवल पे। लेकिन जैसे ही आपने लैंड रिफॉर्म जो है वो इनिशिएट किया, तो ये जो जमीन बड़ा सा है ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। यही तो किया हम लोग, अलग अलग लोगों को दे दिए। अब यहां पे जो है बड़े पैमाने पे खेती, समझ रहे हैं बात। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि इस पॉलिटिकल डिसीजन के चलते, जो कि लैंड रिफॉर्म, इसके चलते क्या हुआ है कि आपका इकोनॉमिक्स का नेचर बदला है।
अब आप इसमें इन्वेस्टमेंट अलग तरीके से करोगे, पहले इसमें इन्वेस्टमेंट अलग तरीके से हो रहा था। यहाँ इन्वेस्टमेंट किस लिए हो रहा था कि ये जो है मान लो कोई कमर्शियल क्रॉप उगा रहा है तो वो बेच सकता है, उस बेसिस पे कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस लिए होगा कि सब्सिस्टेंट टाइप का एग्रीकल्चर आएगा। यहाँ पे लोग जो इन्वेस्ट करेंगे वो खुद ही खा जाएंगे, वैसे करेंगे। क्रॉप वाले जो वैसे क्रॉप में करेंगे जो कि क्या होंगे, खाने वाले क्रॉप होंगे। यहाँ बेचने वाला क्रॉप कुछ हो सकता था, कैश क्रॉप हो सकता था। आप समझ रहे हैं, यहाँ फूड क्रॉप पे जनरली इन्वेस्टमेंट होगा। तो नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट बदला, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था कि प्रोडक्टिविटी में चेंज आएगा बहुत हद तक। इसमें प्रोडक्टिविटी में भी कम हो सकती है, लेकिन इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि इसको कम खेत से ज्यादा अनाज उगाना है, प्रेशर ज्यादा है। आप समझ रहे हैं आप लोग बात। तो ये सभी जो है समस्याएं, ये जो चेंज हुआ मेजर इसके चलते, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि भाई पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स आखिर, ठीक है जी। अगला देखिए लिबरल इकोनॉमिक्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें भी आपसे नाम पूछेगा क्योंकि ऑब्वियसली इसका नाम पूछ सकता है। इसको जो है किसने दिया था, एडम स्मिथ ने सबसे पहले। और लिबरल इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि भाई जो भी इंडिविजुअल हैं, जो भी लोग हैं, मान लो कि ये अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में भारत के लोग हैं। अब ये बोलता है कि भारत के लोग जो है वह समझदारी बड़ा डिसीजन जो है वो ले सकते हैं जो कि अर्थव्यवस्था के अनुकूल होता है। मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, लेकिन आप इस अभी ये समझिए कि मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया के लोग जो है एडम स्मिथ बोल रहे हैं कि भाई एक रैशनल डिसीजन ले सकते हैं, एक समझदारी बड़ा डिसीजन, ठीक है, आसान भाषा में बोलो। प्रोड्यूसर जो है वो क्या करेंगे कि भाई गुड्स और सर्विसेज जो है वो बनाएंगे जो कि डिमांड में होंगी। यानी कि अगर आप इंडिपेंडेंस दोगे तो ऑफकोर्स क्या प्रोड्यूसर वही तो बनाएगा जिसका डिमांड है। अरे प्रोड्यूसर अब स्मार्टफोन बनाएगा, नोकिया वाला वो सस्ता वाला फोन थोड़ा ही बनाएगा, क्योंकि डिमांड अब किसका है, स्मार्टफोन का है। अब प्रोड्यूसर जो है वो 4G सेट बनाना बंद कर देगा क्योंकि उसको पता है कुछ दिन में 5G आने वाला है, 5G का डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर के पास ये विवेक है, तो बस ये समझदारी है कि वो इकोनॉमिक्स को समझता है और उस हिसाब से वो चीजें अपनी सप्लाई कर रहा है डिमांड कर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। और इसमें ये भी बोला कि जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टर्स हैं, पर्टिकुलर लोग जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह जो है समझदार होते हैं और स्टेट को यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है उनके एक्शन को रेगुलेट करने के लिए ढेर सारे कानून बना के। अब आपको ये चीज याद आ रही हो कि भाई ये सभी चीजें हम किस में कर रहे थे, एलपीजी रिफॉर्म के पहले कर रहे थे। जो लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके पहले हम बहुत चीजें रेगुलेट कर रहे थे। अब मोबाइल बनाने वाली कोई कंपनी है, वो इस तरीके से डिसीजन ले रही है कि भाई स्मार्टफोन का डिमांड बढ़ रहा है, हम जो है क्या करेंगे, स्मार्टफोन बनाएंगे, हम सिंपल सेट नहीं बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अब जो है क्या हुआ कि स्टेट जो अपनी गवर्नमेंट है वो भाई बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गांव वालों के लिए जो है आपको बनाना पड़ेगा, आप सस्ते दरों पे जो है सस्ता सेट भी बनाओ। तो यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, एक तरह से एक बाध्य कर रही है उसके डिसीजन को इम्पैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यही ये बोल रहा है कि यहाँ पे स्मिथ साहब बोल रहे हैं लिबरल इकोनॉमिक्स के अनुसार कि भाई जो भी एक्टर हैं, जो भी लोग हैं, अगर अंबानी जी को मान लिया जाए, बड़े अपने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर वो डिसीजन ले रहे हैं अपने मन से, तो उसमें सरकार को जो है उनको बाध्य नहीं करना होगा, बहुत सारे कानून बना करके उनके डिसीजन को इम्पैक्ट करने के लिए, ठीक है। पूरी छूट होती है इसमें डिसीजन लेने के लिए, एक एक इंडिविजुअल के पास वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है। मतलब कुल मिला के बात यही, कानून कम होता है जिससे कि हम चीजों को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। स्टेट को एक और बात है कि भाई सिर्फ पब्लिक गुड ही नहीं देना होता है इसमें, बल्कि फैसिलिटेट करना होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में बता रहा था उस समय, जॉब लेना, जॉब देना, कोई सामान लेना, सामान बेचना, खरीदना, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, सिंपल। तो यही ये बोलता है ये वाला इकोनॉमिक्स, लिबरल इकोनॉमिक्स, कि भाई स्टेट का बस ये काम नहीं है कि पब्लिक गुड दे दो, बस अनाज बांट दो। आपका ये भी काम है कि अनाज का, अगर किसान उगा रहा है अनाज, तो उसका खरीद बिक्री में आप जो है क्या करो, हेल्प करो। और उसके लिए सरकार करती भी है, पता है आप लोगों को, एमएसपी है, अरे एमएसपी है ना जी, मंडी है, बिहार में पैक्स के थ्रू जो है अनाज खरीदा जाता है, समझ रहे हैं। तो लिबरल इकोनॉमिक्स कहता है कि सरकार का काम बस ये नहीं कि वो पब्लिक गुड दे दे,
सरकारी अस्पताल बनवा दे। के साथ साथ ये भी है कि प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प करे, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि जो इकोनॉमी है वह जो है मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दीजिए। मार्केट फोर्सेस क्या है भाई? डिमांड सप्लाई। आप इसको कंट्रोल मत कीजिए। और इसी का टर्म है लेसेस फेयर। ये आपसे पूछेगा बीपीएससी, ऐसे ही टर्म उठा के पूछ देता है भाई लेसेस फेयर का मतलब क्या है। तो लेसेस फेयर का मतलब सिंपल सा ये है कि भाई आप जो अर्थव्यवस्था है उसको, जो मार्केट के दो फोर्स है मेनली, डिमांड सप्लाई, इस पे आप जो है छोड़ दो कि भाई अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर को पूरी आज़ादी हो कि उसका सप्लाई वो बढ़ाए। अगर किसी प्रोडक्ट का जो है डिमांड घट रहा है तो उसको ये भी आज़ादी होनी चाहिए कि वो सप्लाई को कम कर दे। अब इसमें सरकार इंटरवीन नहीं करेगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो है लिबरल इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है। थोड़ा बहुत आप लोगों को हल्का फुल्का ये कॉन्सेप्ट टफ लगेगा, लेकिन आप लोग इतना दिमाग नहीं लगाना है। जो मैं बता रहा हूँ समझते जाओ। हम जो है अगले क्लास से हार्डकोर इकोनॉमिक्स घुसेंगे। मैं चाह रहा था थोड़ा बहुत आपको इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू दूं, भाई आखिर होता क्या है। ये सब जो है अलग अलग पूछ देता, आप तो बस नाम याद करके चले जाते हो लूसेंट से, लेकिन थोड़ा बहुत समझ भी लो कि क्या कहते हैं। अब देखो केनेजियन इकोनॉमिक्स। केनेजियन इकोनॉमिक्स मतलब ऑब्वियसली इनके नाम पे ही है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि भाई ये माना जाता था लिबरल प्रिंसिपल में, जो भी हम अभी पिछले बात कर रहे थे कि जो लिबरल इकोनॉमी है उसके अनुसार ये माना जाता था कि भाई मार्केट फोर्सेस से ही जो इकोनॉमी चल रही है, इंडिविजुअल को पूरा अधिकार है, सरकार का इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए। तो ये भी यही मानता है, बहुत हद तक इससे जो है सहमत है ये केनेजियन जो इकोनॉमिक्स है। लेकिन एक जगह पे ये बोलता है कि भाई अगर इकोनॉमी जो है वो स्लो हो रही है, मतलब अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा क्या हो रहा है, गिरावट आ रहा है, सुस्ती आ रही है, उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है, तो सरकार को एक स्टिमुलस देना चाहिए। स्टिमुलस का मतलब ये है कि भाई सरकार को इकोनॉमी का रफ्तार बढ़ाने का प्रयास करना, ठीक है। उस समय पे जब इकोनॉमी जो है वो क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड में। सिंपल सा बात बोला जो भी केनेजियन आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जॉन मैकेट केनेजियन का नाम है, इन्होंने ये सिंपल सा बात बोला कि भाई देखो अगर अर्थव्यवस्था जो है वो सुस्त पड़ रही है, जैसे अपने यहाँ बात किया जा रहा था कि ग्रोथ रेट जो है 10% था एक टाइम पे, और अभी जो है 6-7 के आसपास जो है हम ओवर कर रहे हैं। तो दिख रहा है हम लोगों को कि क्या समस्या है भाई, कि इकोनॉमी जो है अब थोड़ी सी डाउन टर्न में जा रही है, थोड़ा बहुत स्लो हो रही है। तो उस समय पे केनिस बोलते हैं कि सरकार को ऐसे इंटरवीन नहीं करना चाहिए। जब ऐसा लगे कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ रही है, हम जो है थोड़े स्लो हो रहे हैं, उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि भाई ये काम कर सकते हैं, क्या स्टिमुलस दे सकते हैं। सरकार जो है अपना स्टिमुलस देगी। अब स्टिमुलस में पढ़ाऊंगा ऑफ कोर्स कैसे देते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से आप ये समझिए, स्टिमुलस का मतलब ये है कि सरकार जो है मार्केट में पैसा उठा करके डालेगी। उसके दो तरीके हैं, या तो आप टैक्स कम कर दो, जैसे ही टैक्स कम करोगे क्या होगा, इसी बात है, टैक्स कम करोगे आपकी जेब में ज्यादा पैसा बचने लगेगा, आप ज्यादा खर्च कीजिएगा, अर्थव्यवस्था का ग्रोथ थोड़ा ऊपर हो जाएगा, है ना तरीका। तो टैक्सेशन से आप कर सकते हो। दूसरा आप कर सकते हो कि सब्सिडी, वेलफेयर मेजर्स ये ज्यादा अपनाओ, ठीक है, सब्सिडी दे दो, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी बढ़ा दो, यानी कि जो किसान पहले 100 रुपए में एक बोरा खरीद रहा था यूरिया का, उसको अब 50 रुपए में मिलेगा। 50 रुपया उसके जेब में गया ना, उस 50 रुपए से कुछ और चीज खरीद सकता है, तो उससे ग्रोथ बढ़ जाएगा। तो यही दो तरीका होता है, एक तो ज्यादा खर्च करके या टैक्स को घटा करके हम स्टिमुलस देते हैं। और केनिस यही बोल रहे हैं कि भाई अगर इकोनॉमी में क्या हो रहा है, डाउन टर्न है, इकोनॉमी स्लो हो रही है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है भाई, आपको स्टिमुलस प्रदान करना है। ये बात क्लियर हुई। बस यहाँ पे ऐसे ही डिफर करते हैं। नॉर्मली ये लिबरल इकोनॉमिक्स के साथ है, जो बोल रहा था कि स्टेट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, सरकार का अर्थव्यवस्था में कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। अब जो है ध्यान से देखिए, यहां पे इसको समझाने के लिए मैं बताता हूं आपको कि मान लो कि भारत माला जो है हम ले आए, ठीक है, भारत माला ऑफ कोर्स ले आए, स्कीम है, बताऊंगा मैं थोड़ा बहुत आपको। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आप सब जानते होंगे, गांव के लोग भी जानते होंगे, उसी के तहत लिखा रहता है जो गाँव में रोड बनती है, तो इसके तहत बना। तो हमने जो अब इसमें इन्वेस्टमेंट किया
उससे क्या हुआ कि भाई उससे जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उससे दो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले तो लोगों को रोजगार मिलता ही है, आप प्राइवेट प्लेयर्स को फिर मोटिवेट करते हो कि भाई आप भी जो है क्या करिए इन्वेस्टमेंट। जब सरकार ने थोड़ा पैसा लगाया तो भाई अंबानी साहब भी आए कि चलो हम भी थोड़ा बहुत जो है इसमें योगदान करें। तो इससे क्या होता है कि जो ग्रोथ है वो शूट करता है, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों के पास पैसा जाता है, तो इकोनॉमी जो है अच्छा करने लगता है। तो केनेजियन इकोनॉमिक्स जो है इसी बात पे बातचीत कर रहा है। लिबरल इकोनॉमिक्स की तरफ बोलता है कि नॉर्मल सिचुएशन में एकदम लिबरल इकोनॉमिक्स को फॉलो किया जाए। लेसेस फेयर का जो कॉन्सेप्ट था कि भाई डिमांड सप्लाई पे जो है अर्थव्यवस्था चलेगी, मार्केट फोर्सेस पे चलेगी, स्टेट का जो है कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, इंडिविजुअल एक्टर्स जो है अपने अनुसार डिसीजन ले लेंगे। लेकिन केनेजियन ने ये बोला कि नहीं नहीं, अगर इकोनॉमी जो है अगर नीचे आ रही है तो उस समय पे सरकार को एक स्टिमुलस देना चाहिए इन फॉर्म ऑफ, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही प्रोजेक्ट्स निकाल करके। ये प्रोजेक्ट क्या है, एक तरह से एक्सपेंडिचर ही तो है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़क बन गया, इससे क्या हुआ है, किसान को कनेक्टिविटी अच्छी हुई, वो अपना सामान बेचने लगेगा, ग्रोथ हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही जो है स्टिमुलस देगा और ग्रोथ को फिर से ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई नेहरूवियन इकोनॉमिक्स क्या कहता है, इसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी की बात। अब ये दोनों ही बात करेगा। लिबरल क्या कह रहा था कि भाई इंडिविजुअल एक्टर का कोई भी रोल, सॉरी इंडिविजुअल एक्टर का प्राइम रोल हो, स्टेट का कोई रोल ना। केनिस ने ये बोला कि स्टेट का रोल उस समय पे हो जिस समय पे इकोनॉमी गिर रही है, इकोनॉमी को उठाने के लिए हो। लेकिन नेहरूवियन इकोनॉमिक्स क्या कहेगा, अभी एक और बताएंगे जो आपका है क्या, जो कम्युनिस्ट बेस्ड क्या कहते हैं, जिसको सोशलिस्ट भी हम लोग बोलेंगे आगे, वो इकोनॉमिक्स। एक कम्युनिस्ट इकोनॉमिक्स होती है जिसमें ये बोलते हैं कि स्टेट का पूरा रोल हो, इंडिविजुअल एक्टर्स जो है डिसीजन नहीं लेंगे। ठीक है, तो नेहरूवियन इकोनॉमिक्स पहले देखते हैं। ये कहता है कि स्टेट ओन जो है बेसिक चीजें होंगी, मतलब सरकार जो है उन चीजों को एक्वायर करेगी जो कि काफी बेसिक चीजें हैं, जो कि जरूरत की चीजें हैं। जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो, रोड बनाना है, अब रोड बनाने के आप प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं डाल सकते हैं। हायर एजुकेशन में जो है जरूरत है, काफी जो है बेसिक चीज है। इसके अलावा मेटल और अदर इंडस्ट्री जो कि हैवी इंडस्ट्री हम लोग बोलते हैं, उन सब चीजों में जो है स्टेट का ओनरशिप जो है क्या है, काफी ज्यादा जरूरी। ठीक है, स्टेट को ओनरशिप देना काफी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये सभी चीजें जो है इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल है और इसको हम प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में नहीं दे सकते हैं। ये आप कौन बोल रहा है, मिक्स्ड इकोनॉमी। और ये इसलिए अडॉप्ट किया गया ताकि इक्विटेबल ग्रोथ हो। इक्विटेबल का मतलब ये है कि सभी को समान भाव से जो है क्या हो, सभी का समान भाव से ग्रोथ। अगर कोई मार्जिनलाइज्ड है तो इक्विटेबल का मतलब ये है कि आप उसको सपोर्ट करो, वो ऊपर आए और उसका भी ग्रोथ आपके साथ हो। दूसरा क्या था कि नेहरू को पर्सनली ये लगता था कि जो वेलफेयर स्टेट और इक्विटी का कॉन्सेप्ट है ये काफी ज्यादा जरूरी है। वेलफेयर स्टेट का मतलब यहाँ पे ये है कि सरकार जो है वो लोगों के कल्याण के लिए खूब पैसे खर्च करे, यानी कि स्टेट का यहाँ पे रोल प्रोमिनेंट है। किस लिए, वेलफेयर के लिए, इसे सब्सिडी देना। ठीक है, और इक्विटी, इक्विटी मतलब सभी जो है समान भाव से आगे बढ़े, जो अमीर है वो अमीर ना रहे, जो गरीब है उसको थोड़ा बहुत हम ऊपर करके उसके लेवल पे ले आए, वही इक्विटी है। ठीक है, जो पहले से अमीर है जो पहले से गरीब है उसको उतना ही पैसा दोगे तो वैसे ही रह जाएगा। जो पहले से अमीर है थोड़ा और अमीर हो जाएगा और जो गरीब है उस लेवल पे उठेगा। मतलब ये लेवल तो ऐसे गैप तो रह गया ना, लेकिन टेबल का मतलब ये है कि आप इसको ऊपर उठा रहे हैं, नीचे वाले को समान जो है लेवल पे ला रहे हैं सबको। ठीक है, तो नेहरू इसमें पर्सनली जो है काफी विश्वास रखते थे कि भाई वेलफेयर स्टेट और इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है ये जरूरत है इंडिया के लिए उस समय पे। ठीक है, सेल्फ रिलायंस काफी जो है वो जरूरत समझ रहे थे कि भाई सेल्फ रिलायंस की काफी ज्यादा आवश्यकता है, इसीलिए इंपोर्ट जो है थोड़ा बहुत हम कम भी कर सकते हैं। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी में उन्होंने बताया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं था इंडिया, एलपीजी के बाद मेनली ये बढ़ा है, ज़रूरत की चीज़ें बनाते भी थे। ठीक है, आप लोग याद रखोगा चेतक स्कूटर, ये सभी चीज़ें, एम्बेसडर गाड़ी। ठीक है, अब देखिए कि इंडिया जो है वह प्राइवेट सेक्टर लैग कर रहा है। कब,
जब वो हम आज़ाद हुए थे, जब ये प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके अनुसार प्राइवेट सेक्टर जो उस समय लैग कर रहा था और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा रिलायंस जो है करना काफ़ी मुश्किल काम था, काफ़ी एक टफ डिसीजन था उनके लिए। ठीक है, कुछ ही जो है इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, टाटा वाटा थे उस समय मजबूत इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन क्योंकि संख्या कम थी और इसलिए जो है आप, जैसे ये मैं बताया ना कि बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप उनको हैंडओवर नहीं कर सकते थे, इसलिए जो है मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई गई कि भाई स्टेट के कंट्रोल में भी थोड़ी चीजें होंगी, मिक्स्ड इकोनॉमी यही कहता है, और थोड़ा बहुत जो है कंट्रोल वो प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जाएगा। अब स्टेट के कंट्रोल में कौन सी चीजें होंगी, जो मैंने अभी बताई कि जो भी बेसिक पार्ट है इकोनॉमी का, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ये सभी चीजें, और जो छोटे चीज जिनसे कि बहुत इंपैक्ट नहीं आता है वो सभी चीजें जो है प्राइवेट को, हैवी इंडस्ट्री जो है वो स्टेट ने अपने पास रखा। पावर जनरेशन जो है गौर से देखिए, अभी भी एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये सभी चीज़ें क्या हैं, बीपीसीएल, एचपीसीएल, मेनली क्या है, सबकी सब जो है ऑलमोस्ट अभी भी पीएसयू जो है वो गवर्नमेंट के अधीन ही तो हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है इनिशिएट की गई आपकी मिक्स्ड के। मिक्स्ड में गौर से समझिए, स्टेट और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों का जो है रोल है। स्टेट जो है बेसिक एलिमेंट जो इकोनॉमी का है उसको कंट्रोल करता है, प्राइवेट प्लेयर्स को और बाकी चीज कंट्रोल के लिए दिया जाता है। और इसके निम्नलिखित जो है कारण क्या है कि भाई नेहरू को पर्सनली लगता था कि इक्विटेबल जो ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़रूरत है इंडिया की इससे, ठीक है। ये स्टेट जो है वो थोड़ा बहुत पुश करे गरीबों को ऊपर आने के लिए, काफ़ी ज़रूरत थी, उनको ये चीज़ लगी। प्राइवेट प्लेयर्स कम थे, ठीक है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि वेलफेयर स्टेट जो है वो उनको उस समय जो है उचित लगा, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, भाई स्टेट थोड़ा बहुत पैसे खर्च करे, ठीक है जी। अब गौर से समझिए कि भाई एक और है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि जो भी पॉलिसी या इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उनका काम क्या हो कि वह जो है पर कैपिटा इनकम सबका बढ़ाए, उसके बारे में हमेशा बात करेगा। पर कैपिटा इनकम तो समझ में आ रहा है ना, प्रति व्यक्ति आय। एक व्यक्ति के पास इकोनॉमी में कितना पैसा है। जब हमने यूके को पीछे छोड़ा, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बने, तो उस समय पे काफ़ी जो है बातचीत हुई कि हाँ इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन आप गौर से उठाइए देखिए डेटा कि पर कैपिटा इनकम के मामले में उनसे काफ़ी पीछे हैं। काफ़ी खुश होने वाली बात नहीं है। ऑफकोर्स हम एक बड़े अर्थव्यवस्था हैं क्योंकि हमारा आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे बात किया जाएगा, डेवलपमेंट का पैरामीटर आप देखिए तो पर कैपिटा इनकम ही तो है कि एक व्यक्ति के पास कितना पैसा है ये तो बताओ। इस ऑलमोस्ट 1.5 अरब की आबादी के पास कितना पैसा है वो मत बताओ, ठीक है। तो उस हिसाब से अभी हम काफ़ी पीछे हैं। तो इसी की बात ये करता है कि भाई वैसे पॉलिसी, वैसे इंस्टीट्यूशन जो इन्वॉल्व है आपके पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए। आपसे क्वेश्चन भी पीएससी पूछेगा कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स किसको जो है सबसे ज़्यादा टारगेट करता है, तो पर कैपिटा इनकम। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे आएगा। इंडिया ने आज़ादी के बाद किस टाइप का इकोनॉमी अपनाया, तो अभी मैंने जस्ट बताया नेहरू जी थे, उन्होंने अपनाया मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। आपसे पूछेगा कि भाई लिबरल इकोनॉमिक्स जो है उसके जनक कौन थे, फादर कौन है, तो एडम स्मिथ। उन्होंने क्या बोला, तो भाई स्टेट का रोल लिमिटेड हो। अगर पूछ दिया, मान लो, पूछेगा नहीं जनरली, यूपीएससी से पूछता है, लेकिन मान लो पूछ दिया कि भाई स्टेट लिबरल इकोनॉमिक्स क्या है, तो बोलेगा स्टेट का रोल लिमिटेड हो, लेस फेयर का कॉन्सेप्ट हो, ठीक है, मार्केट्स का जो आपका कंट्रोल है उस पर डिपेंडेंट हो, यही सब तो आप बताओगे। और केनीजियन में सिंपल ये बोल देना है कि ऑलमोस्ट वो लिबरल इकोनॉमिक्स की तरह है, लेकिन ये बोलता है कि जैसे ही इकोनॉमी स्लो होती है उस समय पे आपको क्या करना चाहिए, आपको सिंपल सा एक काम करना है कि सरकार को पैसा देना है और इकोनॉमी को ऊपर उठाना है, जिसकी बात हम कर रहे थे, स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस देना है और वो इकोनॉमी ऊपर आएगी। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्या कह रहा है कि जो भी पॉलिसी इंस्टीट्यूशन जो कि पर कैपिटा इनकम को बढ़ाते हैं वही क्या कहलाते हैं, डेवलपमेंट के अंतर्गत। वाशिंगटन सेंसस, ये पूछेगा आपसे कि वाशिंगटन सेंसस जो है क्या है। सबसे पहले पूछ देगा कि भाई ये जो है किसने सजेस्ट किया। देखिए भाई क्या क्या सजेशन है, कौन कौन दे रहा है आपको, वर्ल्ड बैंक दे रहा है, ये आपका IMF दे रहा है, इसके अलावा जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ये पूछेगा। तो आपसे ये मल्टीपल में पूछ सकता है कि IMF ने दिया, वर्ल्ड बैंक ने दिया, इसने दिया, तीनों ने दिया। ये जो है क्या है, रिफॉर्म पॉलिसी पैकेज है वाशिंगटन सेंसस एक तरह से, और ये सजेस्ट किया गया IMF, वर्ल्ड बैंक और यूएस जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही हैं, वो कैसे बाहर
निकल सकती है। आपको समझ में आया? तो वाशिंगटन कंसेंसस मेनली जो है ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ने दिया। सबसे पहले आपको बस ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करती हैं वो कैसे उससे बाहर निकलेंगी, यही सब जो है रिफॉर्म पॉलिसी पैकेज की बात इसमें की गई कि उनको क्या क्या अपने इकोनॉमी में जो है क्या करना है, चेंज लाना है कि वह जो इस क्राइसिस से बाहर आए। ठीक है, तो ये जो IMF वाला आप देखिएगा बार बार कि मान लीजिए पाकिस्तान के पास अभी क्या है कि भाई फॉरेक्स क्या इशू है। अभी हाल ही में देखिएगा $3 बिलियन का जो है मिला है उसको लोन। तो IMF उसको पैसा तो देगा यहाँ पे, लेकिन बोलेगा कि भाई अपनी इकोनॉमी में आप ये सभी चीजें फिर बदलिए जिससे कि आपको ये क्राइसिस फिर से ना हो। आप कितनी बार हमसे पैसा लेते रहिएगा। समझ में आ रही है बात? तो वैसे ही वो वाशिंगटन कंसेंसस जो है थोड़े बहुत चीजें डील करता है। ठीक है, अब है मर्केंटलिज्म। ये पहले का थोड़ा कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं इसीलिए दे रहा हूं, कभी कोई पूछ सकता है आपसे। मर्केंटलिज्म में सिंपल सा बात यह है कि गवर्नमेंट को वैसा पॉलिसी बनाना चाहिए, उन सभी चीजों पे ध्यान देना चाहिए जिससे कि आपका एक्सपोर्ट जो है वो मैक्सिमाइज। और ये क्यों बोलता है कि आप एक्सपोर्ट क्यों मैक्सिमाइज करें, ताकि कंट्री का जो प्रोस्पेरिटी हो वह जो है बढ़े। इसको सबसे ज्यादा किसने फॉलो किया है? चाइना ने। हाल के अगर वर्षों की बात की जाए, ठीक है। तो मर्केंटलिज्म सिंपल सा रूल ये कहता है कि हर तरीके से आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना है, और चाइना ने ये किया। आप देखिएगा गौर से, चाइना ने अब हमारे खिलौने की जो इंडस्ट्री थी उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, डंप कर दिया जो है। काफी ज्यादा सस्ता जो है आप खिलौना कह सकते हो मार्केट में, और यहाँ की लोकल इंडस्ट्री जो है कोप अप नहीं कर पाई। सामान का दाम का डिफरेंस इतना था कि जो भी कंज्यूमर्स हैं वह चाइनीज गुड्स की तरफ मूव कर गए, और धीरे धीरे यहाँ का इंडस्ट्री खत्म हो गया। तो बहुत ही गलत, कुछ गलत तरीकों से भी और अपनी इफिशियंसी बढ़ा करके चाइना ने जो है क्या किया है, एक तरह से एक्सपोर्ट अपना बढ़ाया है और अपने यहाँ प्रोस्पेरिटी आया। तो मर्केंटलिज्म जो है यही बात बोलता है कि अगर आप एक्सपोर्ट को बढ़ाइएगा तो उससे आपकी प्रोस्पेरिटी इंश्योर होगी। इसीलिए आपका सबसे बड़ा फोकस जो है एक्सपोर्ट को बढ़ाने पे लगना चाहिए। सरकार को ऐसी पॉलिसी, ऐसे प्रोविजंस लाने चाहिए जिससे कि आप एक्सपोर्ट को क्या करो, हर हाल में मूव करो। ये बात क्लियर हुई? ठीक है जी। अब देखिए कि इससे समस्या क्या आ रही है कि भाई अरे आप एक्सपोर्ट बढ़ाइएगा तो कुछ चीजें ट्रेड बैलेंस वगैरह मैं बताऊंगा कि ये सब समस्याएं आएंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इससे क्या होगा, जब आप एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आपका फॉरेक्स जो है वो बिल्डअप होगा। पाकिस्तान का इसीलिए तो और डिप्लीट कर रहा है। आप लोग, जब मैं BOP पढ़ाऊंगा तब लोगों को बताऊंगा कि इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट वो ज्यादा नहीं कर पा रहा है, और अलग समस्याएं हैं। लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो काफी कम है पाकिस्तान का, तो डॉलर आएगा कहाँ से? अरे कुछ बेचेगा तब तो डॉलर आएगा, और तब तो कुछ डॉलर से खरीदेगा वो। मान लो तेल ही खरीदना है तो डॉलर में खरीदेगा ना, जिन्ना जी वाला रुपया तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या है कि भाई फॉरेक्स जो है वो बिल्डअप आपको करना है, ये मर्केंटलिज्म बोलता है, एक्सपोर्ट कर करके। और इसके ढेर सारे फायदे हैं आपको। उससे जो है उस फॉरेक्स के बिना पे लोन मिल सकता है, ढेर सारा इन्वेस्टमेंट आता है, बहुत सारे एक्विजिशंस आप कर सकते हैं, सो ऑन। और इसलिए जो है क्या होता है आपका फिर इकोनॉमी ग्रोथ। ठीक है, तो मर्केंटलिज्म का सिंपल सा गेम है। आपसे पूछेगा फिर BPSC अब क्या पूछेगा कि मर्केंटलिज्म का मतलब क्या होता है, सिंपल से ये पूछेगा। तो उसमें सिंपल सा आप बताइएगा कि भाई एक्सपोर्ट बढ़ाना है और उसी से प्रोस्पेरिटी आए। ये सभी नहीं पूछेगा क्या चल रहा है, बस ये है। अच्छा, अगर बहुत घुस के पूछा तो आपसे पूछ जाएगा कि मर्केंटलिज्म से क्या बढ़ेगा, तो ऑफकोर्स हम क्या टारगेट कर रहे हैं, फॉरेक्स को बढ़ाने का टारगेट। ठीक है, अगला देखो, एक है ग्रीन इकोनॉमिक्स। ये थोड़ा सा इधर का चर्चा का विषय है, ग्रीन इकोनॉमिक्स। इसको तुम लोग हरा जो है अर्थव्यवस्था मत बोल देना, तो कुछ अलग मतलब है। क्या है भाई? ये कहता है कि ये इकोनॉमिक्स का एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें कि हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज पे। जो आप सतत विकास की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि भाई अभी का डेवलपमेंट करो लेकिन फ्यूचर का जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको भी ध्यान में रखो। अगर अभी क्या करोगे, सारा कोयला निपटा दोगे तो 70 साल के बाद आपके बच्चे क्या निपटाएंगे? कोयला तो बचा नहीं। आप ऐसे कोयले का यूज कीजिए कि भाई आपका बच्चा, आपका आगे वाला जनरेशन जो है वो भी कोयले को यूज कर पाए। ठीक है, तो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है या सस्टेनेबिलिटी का जो इशू है
उसके बारे में एक हम लोगों को अलर्ट देता है ग्रीन इकोनॉमिक्स कि भैया विकास तो करो लेकिन वो सस्टेनेबल तरीके से करो, ठीक है। और ये भी ये बोलता है कि जो हार्मोनियस इंटरेक्शन है इसके बीच में भाई ह्यूमन और नेचर के बीच में, उसको क्या हो हम बढ़ाएं। हम अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो अपने नेचर का भी ध्यान, अगर हमें कोई इंडस्ट्री डेवलप करनी है तो ऐसे जगह पे करें जहां पे पेड़ पौधे फ्लोरा एंड फौना का क्या हो, आबादी कम हो, ठीक है। डिफोरेस्टेशन हमें कम करना पड़े, एक प्रॉपर वे में हो, और जितना डिफोरेस्टेशन करे उतना फिर एफोरेस्टेशन करके उसको कॉम्प्लीमेंट करे। तो वैसे चीजों की बातचीत यहाँ पे हो रही है, आप लोग समझ रहे हैं कि डेवलपमेंट के साथ, देखो डेवलपमेंट आप कह लो ग्रोथ, जो भी मेनली डेवलपमेंट, इसके साथ जो है नेचर का कंजर्वेशन जो एक तरह से आप कह सकते हो इनवर्सली जनरली प्रोपोर्शनल होता है। या आप नेचर को कंजर्व करने पे आओगे तो आपका डेवलपमेंट जनरली या ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो जनरली देखा जाएगा कम हो जाएगा, क्योंकि आप रिसोर्सेज को काफी जो है एक लिमिटेड वे में, एक कन्फाइंड बाउंड्री में फिर जो है यूज कर पाओगे। आप समझ रहे हैं बात? आप फुल एक्सेलरेटर दबा करके ग्रोथ नहीं करिएगा। लेकिन ग्रीन इकोनॉमिक्स आपको बोलता है कि आपको इसी का तो बैलेंस बनाना है, आपको बस ग्रोथ के पीछे, डेवलपमेंट के पीछे नहीं भागना है, आपको अपने नेचर का भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि भाई क्या रहा है। मान लो कि एग्रीकल्चर का ही एग्जाम्पल लें कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है आया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का आप गौर से देखिए कि जब आया तो उस समय पर नेसेसिटी थी, ऑफकोर्स अनाज का काफी कमी था, तो हमने 3 जगहों को चुना, वेस्ट यूपी, हरियाणा, पंजाब, और यहाँ पे जो है ग्रीन रिवोल्यूशन जो है पूरे जो है हमने रिसोर्सेज लगा करके अच्छे से इंप्लीमेंट जो है किया। लेकिन अब समस्याएं क्या आ रही हैं इस ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते कि भाई जो हमने फ्री में बिजली दी उसके चलते जो है जबरदस्त तरीके से ग्राउंड वाटर का जो है क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है और इरिगेशन पर्पस में यूज हो रहा है। और इन सभी चीजों के चलते जो है फिर समस्याएं आ रही हैं, हैवी यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ओवर इरिगेशन। इससे क्या हो रहा है कि सेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल का एक जो है क्या हो रहा है, समस्या खड़ा हो रहा है। सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो काफी ज्यादा जो है गिरते जा रही है। अब गौर से आप देखिए कि अगर आप फिर बोलिएगा कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन तो हमने अनाज बढ़ा करके काफी डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन आपने नुकसान भी तो पहुंचा दिया उस सॉइल को, उस खेत को जहां पे आप उगा रहे हैं। अगर फ्यूचर जनरेशन फिर से उस खेत पे जा करके कुछ उगाने का प्रयास करे तो उसको कितनी समस्या होगी। आपने पूरा सॉइल जो है वहां का डिग्रेड कर दिया है। तो ग्रीन इकोनॉमिक्स यही बोलता है कि भले ही हमने ग्रीन रेवोल्यूशन क्या किया है कि उससे हमने ढेर सारा अनाज उगाया, लेकिन हमने कुछ कुछ समस्याएं भी खड़ी की। अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीट हुआ, इरिगेशन किया, इसके अलावा जो है बड़े बड़े डैम बनाए इरिगेशन के लिए, भाई सिंचाई की व्यवस्था हर जगह पे पहुंचे। लेकिन उसके लिए हमें कुर्बान क्या करना पड़ा, अपने पेड़ों को कुर्बान करना पड़ा, पेड़ काटने पड़े ढेर सारे, डिस्प्लेसमेंट इशू हुआ, फ्लोरा फौना सबमर्ज्ड हुआ, इकोलॉजिकल इशू हो रहा है कि नहीं। इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हुआ उसके चलते क्या हो रहा है भाई, क्लाइमेट चेंज देखा जा रहा है। जो भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड आपके इमिशंस हो रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हो रहे हैं। तो यही बताना चाह रहा है कि ग्रीन इकोनॉमिक्स क्या कह रहा है आपसे कि भाई आप जो है डेवलपमेंट तो करो, लेकिन आप उस डेवलपमेंट के साथ साथ अपने नेचर का भी ध्यान रखो, ठीक है। इस सेशन में हमने बहुत ही बेसिक तरीके से जितने डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक्स थे उसको थोड़े बहुत समझने की कोशिश। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मिक्स इकोनॉमी, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया ने आज़ाद होते ही उसको अपनाया था। मिक्स इकोनॉमी में आपको बताया कि भाई स्टेट का लिमिटेड कंट्रोल था वहाँ पे, ऐसा ना आप मत लिखिए स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं था, लिमिटेड कंट्रोल था। और उन चीज़ों पे कंट्रोल था जिसपे कि बेसिक आप एलिमेंट कह लो इकोनॉमी का इन्वॉल्व था, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, समझ रहे हैं आप। और प्राइवेट को बाकी जो है चीज़ें मैनेज करने के लिए दी गई थी। और स्टेट जो है उस समय पे क्या है कि लिमिटेड में बोल रहा था, समझ, स्टेट का कंट्रोल ठीक ठाक था। लिमिटेड आप फिर नहीं बोलोगे क्योंकि ऑब्वियसली हैवी इंडस्ट्री वगैरह सब मैनेज कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि एलपीजी रिफॉर्म के बाद जो है मिक्स इकोनॉमी से आगे बढ़े और हमने अपना इकोनॉमी जो है खोल दिया। अब प्राइवेट प्लेयर्स जो है इंडिपेंडेंस काफ़ी हद तक डिसीजन ले सकते हैं, कोई लाइसेंसिंग की बहुत ज़रूरत नहीं है। बहुत ही हमने लिबरल अपनी पॉलिसी कर दी है। सिंगल विंडो क्लियरेंस हम लेकर के आ रहे हैं कि भाई कोई भी इंडस्ट्री आप जो है बैठा लो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बढ़ाने की कोशिश जो है लगातार जारी है अपनी, ठीक है। तो हमने काफ़ी ट्रांजिशन किया है।
ठीक है। अब देखिए बीपीएससी जो है क्या पूछेगा आपसे, एक एमसीक्यू मैं लेके आया हूँ, कैसे क्वेश्चन सभी से बन सकता है। पूछा है आपसे कि भाई इंडियन इकोनॉमी का आखिर कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। तो जैसा कि मैंने बताया क्या था भाई, उस समय पे मिक्स्ड इकोनॉमी था, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, मिक्स्ड। अभी भी स्टेट बहुत हद तक कंट्रोल करती है, भले ही अभी प्राइवेट प्लेयर्स थोड़े स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन अभी भी पीएसयू तो है ना अपने यहाँ, ठीक है, बहुत चीज़ें वो कंट्रोल कर रही हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और अभी भी आप इसका आंसर क्या बोलोगे, मिक्स्ड। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या था भाई कि स्टेट का बहुत ही मेजर रोल था, बहुत ज़्यादा, प्राइवेट का रोल काफ़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जनरली कौन फॉलो करता है, आपका रशिया हो गया, ये सभी चीज़ें सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आप कह सकते हो, ये सभी इकोनॉमी ऑलमोस्ट लगभग सेम है। थोड़ा बहुत जो इसमें स्टेट के रोल पे बात होती है, लेकिन आप ऐसे समझो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी हम नहीं है, हम जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है, और में स्टेट और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों का ही रोल है, ठीक है। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसको फॉलो करता है, जैसा कि मैंने बताया आपका लिबरल, ठीक है, वो इससे जो है आपका क्या करेगा, कंसाइड। ये सभी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इस सेशन में हमने काफ़ी अच्छे से समझा कि आखिर थीम्स जो है वो क्या है, जिससे कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, और थोड़े थोड़े जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे इकोनॉमिक्स के हमने ये समझा। बीपीएससी आपसे जो है क्या पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल से पूछेगा कि भाई हम कौन सी इकोनॉमी अभी अपनाए हुए हैं, या फिर लिबरल इकोनॉमिक्स क्या है, केनेजियन इकोनॉमिक्स क्या है, नेहरूवियन इकोनॉमिक्स क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स इवन पूछ सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा बात यह है कि आपको क्या करना है कि जो जो मैंने उस समय ब्रॉडर पैरामीटर्स याद करने के लिए बोले थे कि भाई कौन दिया था, ये याद रख लो, छोटा सा याद रख लो इसमें क्या था। इंडिविजुअल एक्टर्स को इंडिपेंडेंस जो है लिबरल में दिया गया, स्टिमुलस की बात जो है वो केनेजियन में की गई, और नेहरूवियन में जो है स्टेट जो है एक कंट्रोल रखेगा आपके बेसिक एलिमेंट पे, इसकी बात की गई। ग्रीन इकोनॉमिक्स जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है कि भाई आप डेवलपमेंट करो लेकिन वो सस्टेनेबल हो, आप अपने नेचर का भी ध्यान रखो, इसकी बात की गई। तो यही जो है ब्रॉडर आपको पैरामीटर से याद रखना है, आप सेल कर जाओगे, ठीक है। तो फिर अगले सेशन में मिलते हैं, और अगले सेशन में फिर हार्डकोर इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को हम समझते हैं, और फिर धीरे धीरे मैं जो है आपको फैक्ट्स भी उसके रिगार्डिंग सब बताते जाऊंगा, जो कि आपसे बीपीएससी एक्चुअली पूछता है, ठीक है। अभी जीडीपी मान लो, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो प्रोजेक्ट कोई कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन, वो आपसे पूछेगा ऑफ कोर्स, लेकिन पहले जीडीपी तो जान लो क्या होता है, जीएनपी तो जान लो क्या होता है, डिप्रेशिएशन तो समझ लो क्या होता है, ठीक है। तो हम ऐसे जो है आगे बढ़ेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। फिर अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।